नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखिए दोस्तों, श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का ही एक रूप है। और जब नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न जो नए पार्टिकल्स होते हैं वो यदि नए नाभिकों का विखंडन करें और ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो यदि लगातार चलती रहती है तो उस अभिक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है और उसके साथ में अति सूक्ष्म न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं। और यदि वो जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो नए नाभिकों का विखंडन करें और फिर जब नए नाभिकों का विखंडन होता तो फिर से भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटेंगे, फिर से न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे और जो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो नए नाभिकों का विखंडन यदि इसी तरीके से करते चले जाएं तो उस अभिक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, अब आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि चेन रिएक्शन क्या होती है और चेन रिएक्शन के होने के लिए कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। इसके साथ में आप देखेंगे पुनरुत्पादन गुणांक या गुणन कारक क्या होता है और जब श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट होती है और श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लेंगे श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। श्रृंखला अभिक्रिया को समझाने के लिए मैं एक डायग्राम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये हमारे पास में एक यूरेनियम का नाभिक है और इस यूरेनियम के नाभिक के ऊपर हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं। ये N01 है, यूरेनियम 235 समझ लीजिए। और ये जो यूरेनियम 235 है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है। एक जो टुकड़ा होता है वो होता है बेरियम और दूसरा जो टुकड़ा होता है वो हमारे पास में है क्रिप्टॉन। यहां से कुछ न्यूट्रॉन और उत्सर्जित होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या 3 भी हो सकती है, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है बेरियम और क्रिप्टॉन की द्रव्यमान संख्या पर। और ये जो नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दोस्तों, ये जो नए न्यूट्रॉन है वो फिर से नए नाभिकों का विखंडन करते हैं। ये हमारे पास में दूसरे नाभिक हैं। यहां से उत्सर्जित जो न्यूट्रॉन है वो इनके ऊपर अटैक करेंगे तो इनमें फिर से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी और ये जो यूरेनियम है वो दो टुकड़ों में टूट जाएगा, एक बेरियम में, दूसरा यहां पर क्रिप्टॉन में। इसी प्रकार से ये वाला जो यूरेनियम है वो भी क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है। यहां से फिर से हमारे पास में दो जो न्यूट्रॉन है वो उत्सर्जित होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। यहां से हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में फिर से 2 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस तरीके से हम इनको दिखा रहे हैं और ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन हैं फिर से यूरेनियम में नाभिकों का विखंडन करते हैं और ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलती जाती है। जब यहां से फिर से न्यूट्रॉन उत्सर्जित जो इन यूरेनियम का नाभिक का विखंडन करेंगे तो इस यूरेनियम के 2 टुकड़े हो जाएंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन। यहां पर भी बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन। और बेरियम और क्रिप्टॉन हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, नायोबियम और एंटीमनी हो सकता है, जिनोन और स्ट्रोंशियम हो सकता है। इस तरीके के जोड़े क्रिएट हो सकते हैं। दोस्तों, कोई पर्टिकुलर ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई बेरियम और क्रिप्टॉन ही हो, बार बार बेरियम और क्रिप्टॉन ही हो, ये कोई अति आवश्यक नहीं है। तो यहां से ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। फिर से ये यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करते चले जाते हैं। ये प्रोसेस यदि लगातार चलती रहती है तो इस अभिक्रिया को हम नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास में एक यूरेनियम था, उसके ऊपर जब हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं तो 2 न्यूट्रॉन और क्रिएट होते हैं। फिर वो न्यूट्रॉनों को तोड़ते हैं, मतलब विखंडन करते हैं और ये प्रोसेस यदि लगातार चलती रहती है तो इस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, तो अब इसकी डेफिनेशन यहां पर समझ लेंगे कि ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया, ऐसी
नाभिकीय अभिक्रिया, ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें विखंडन से उत्सर्जित न्यूट्रॉन, विखंडन से उत्सर्जित न्यूट्रॉन नए नाभिकों का विखंडन करें, नए नाभिकों का विखंडन करें और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे, कोमा श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है, श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है तो उस रिएक्शन को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, जिसको हमने इस डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाया है, इस श्रृंखला के जरिए आप लोगों को समझाया है कि यूरेनियम पर जब हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं तो उससे नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वो नए यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करते हैं और जब नए नाभिकों का विखंडन होता है तो फिर से न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और इस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ये जो चेन रिएक्शन है होने के लिए कम से कम जो द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान के तुल्य होना चाहिए, अन्यथा जो रिएक्शन है वो प्रारंभ ही नहीं होगी। एक बार सुन लीजिए कि जो विखंडनीय पदार्थ होता है, जहां पर यूरेनियम का विखंडन हो रहा है, यदि विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान एक निश्चित द्रव्यमान से कम होता है तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी ही नहीं, प्रारंभ ही नहीं होगी। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम द्रव्यमान होता है उसको हम कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान, क्रिटिकल मास कहा जाता है। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, तो विखंडनीय पदार्थ का, यहां पर विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम है, विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम द्रव्यमान जिससे श्रृंखला अभिक्रिया जो चेन रिएक्शन है, श्रृंखला अभिक्रिया जारी रह सके, अनवरत जारी रह सके, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि उपक्रांतिक द्रव्यमान और अतिक्रांतिक द्रव्यमान क्या होते हैं। उपक्रांतिक द्रव्यमान का अर्थ यहां पर यह है कि यदि किसी विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम है तो उस द्रव्यमान को हम उपक्रांतिक द्रव्यमान, और यदि क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा है विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान तो उसको हम अतिक्रांतिक द्रव्यमान कहेंगे। और उपक्रांतिक द्रव्यमान की स्थिति में जो श्रृंखला अभिक्रिया यदि प्रारंभ भी हो जाती है तो थोड़ी देर पश्चात वो बंद हो जाएगी, स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो यहां पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि हम लेते हैं एक तो उपक्रांतिक द्रव्यमान। उपक्रांतिक द्रव्यमान का मतलब है कि क्रांतिक द्रव्यमान से कम, और एक होता है अतिक्रांतिक द्रव्यमान और ये होता है क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक। तो ये जो द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है, तो क्रांतिक द्रव्यमान से जो कम द्रव्यमान होता है उसको हम उपक्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं और श्रृंखला अभिक्रिया स्वतः ही बंद हो जाएगी। अतिक्रांतिक जो द्रव्यमान होता है वो क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होता है और श्रृंखला अभिक्रिया कंटिन्यू जारी रहेगी दोस्तों।
तो ये था श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, क्रांतिक द्रव्यमान, अतिक्रांतिक द्रव्यमान और उपक्रांतिक द्रव्यमान। अब हम बात करेंगे गुणन कारक, पुनरुत्पादन गुणांक क्या होता है। दोस्तों, पुनरुत्पादन गुणांक या गुणन कारक, जिसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, गुणन कारक, गुणन कारक, पुनरुत्पादन गुणांक भी इसका नाम है, पुनरुत्पादन गुणांक कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, क्या है इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में ही इसको यूज में लेते हैं कि किसी पीढ़ी में, कि किसी पीढ़ी के अंदर जो न्यूट्रॉनों की, उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या या प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे ठीक एक पीढ़ी पहले प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होता है, उसको हम पुनरुत्पादन गुणांक कहते हैं, गुणन कारक कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि श्रृंखला अभिक्रिया की किसी एक पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे ठीक एक पूर्व वाली पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होता है, उसको हम पुनरुत्पादन गुणांक या गुणन कारक कहते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है, इसकी डेफिनेशन में आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि श्रृंखला अभिक्रिया में, श्रृंखला अभिक्रिया में, श्रृंखला अभिक्रिया में किसी एक पीढ़ी में, किसी एक पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या तथा उससे ठीक पूर्व वाली पीढ़ी में, उसे ठीक पूर्व वाली पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात, प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात गुणन कारक कहलाता है, गुणन कारक कहलाता है, गुणन कारक कहलाता है। यहां से आप देखेंगे के बराबर श्रृंखला अभिक्रिया में, श्रृंखला अभिक्रिया में किसी पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन उससे ठीक पूर्व की पीढ़ी में, उससे ठीक पूर्व की पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या पुनरुत्पादन गुणांक कहलाती है दोस्तों। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो k है उसका मान 1 के इक्वल हो सकता है। कंडीशन देखिए, समझिए, k बराबर 1 हो सकता है, k 1 से बड़ा हो सकता है, k 1 से छोटा हो सकता है। 3 कंडीशंस होगी। k जब 1 के बराबर होता है तब जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसमें सभी पीढ़ी में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो समान होती है। मतलब इसमें जैसे 5 न्यूट्रॉन काम में आ रहे हैं, इसमें भी 5 न्यूट्रॉन काम में आ रहे हैं, तो k का मान 1 होगा। तो सभी पीढ़ी में यदि न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या यदि समान होती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं k इक्वल टू 1, k बराबर 1 कहा जाता है दोस्तों। तो यहां पर ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसमें नियत दर से ऊर्जा उत्सर्जित होगी, नियत दर से ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा
और इस अभिक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया। और ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की स्थिति होगी। K बराबर जब 1 होता है तो यह है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत ही K बराबर 1 होता है दोस्तों। अब इसके पश्चात हम यहां पर देखेंगे K ग्रेटर देन 1, तो जब K का मान ज्यादा होगा तो अगली पीढ़ी के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा, फिर उससे अगली पीढ़ी के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या और ज्यादा। न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ेगी न्यूट्रॉनों की संख्या भी अनवरत बढ़ती चली जाएगी। K का मान जब 1 से बड़ा होगा तो ऊर्जा उत्सर्जन लगातार बढ़ता चला जाएगा। ऊर्जा उत्सर्जन की दर बढ़ती चली जाएगी। ऊर्जा उत्सर्जन की दर बढ़ती जाती है, ऊर्जा उत्सर्जन की दर बढ़ती चली जाती है, कंटिन्यू ग्रोथ होता चला जाता है। और जब ऊर्जा उत्सर्जन की दर बढ़ती चली जाती है तो उसको हम कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है दोस्तों, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। फिर देखिए यहां पर थर्ड जो पोजीशन है उसमें है, थर्ड जो स्थिति है वो K लेस देन 1, K 1 से जब छोटा होता है तब ऊर्जा उत्सर्जन की दर है वो लगातार कम होती चली जाती है और अंत में जो अभिक्रिया है वो स्वतः ही बंद हो जाती है। ऊर्जा उत्सर्जन की दर कम होती चली जाती है, कम होती जाती है और अंत में श्रृंखला अभिक्रिया समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों जब ऊर्जा लगातार बढ़ती चली जाती है, K ग्रेटर देन 1 होता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, तो ऐसी परमाणु बम विस्फोट की घटना में ऐसा होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है परमाणु बम। परमाणु बम की घटना में परमाणु बम का जब विस्फोट होता है तब K ग्रेटर देन 1 होता है दोस्तों। और जब K इक्वल टू 1 होता है तो वो नाभिकीय भट्ठी में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर की घटना में होता है। नाभिकीय भट्ठी के अंदर K का मान 1 रखा जाता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वहां पर होती है। और जब नाभिकीय भट्ठी को बंद करना होता है तो K को 1 से छोटा कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये था गुणन कारक गुणवत्ता पुनरुत्पादन गुणांक। देखिए दोस्तों अब हम लेकर चलेंगे कि श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पन्न समस्याएं, कि जब श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो कौन कौन सी समस्याएं क्रिएट होती है वो सुन लीजिए। एक पहली जो समस्या है वो न्यूट्रॉन क्षरण समस्या है। न्यूट्रॉन क्षरण का मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी होती चली जाती है। देखिए दोस्तों न्यूट्रॉन जो क्षरण की समस्या है वो कैसे क्रिएट होती है वो सुन लीजिए। न्यूट्रॉन क्षरण की जो दर होती है वो जो विखंडनीय पदार्थ है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती और न्यूट्रॉन का जो उत्पादन है वो आयतन के समानुपाती होता है। एक बार मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन क्षरण, जैसे न्यूट्रॉनों की जो कमी होती है उनकी जो दर है वो विखंडनीय पदार्थ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। और जो न्यूट्रॉन उत्पादन की दर होती है वो डिपेंड करती है नाभिकीय जो विखंडनीय पदार्थ है उसके आयतन पर। तो देखिए यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, यहां पर समझेंगे हम। देखिए पहली जो समस्या है वो है न्यूट्रॉन क्षरण। न्यूट्रॉन क्षरण की जो दर होती है वो विखंडनीय पदार्थ के न्यूट्रॉन क्षरण की दर वो
विखंडनीय पदार्थ के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। और न्यूट्रॉन उत्पादन की दर, जो न्यूट्रॉन उत्पादित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, न्यूट्रॉन उत्पादन की दर, न्यूट्रॉन उत्पादन की जो दर है वो आयतन के समानुपाती होती है। तो यहां से देखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता पाई आर स्क्वायर, यदि विखंडनीय पदार्थ की रेडियस हम स्मॉल आर ले लें, गोले के रूप में ले लें तो, और 4/3 पाई आर क्यूब उसका आयतन हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास में आ गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/r, ये इसका मतलब ये हो गया कि ये 1/r के समानुपाती होता है। तो r का मान जितना अधिक होगा क्षरण की दर उतनी ही कम होगी, अर्थात जो विखंडनीय पदार्थ है उसका द्रव्यमान कम से कम क्रांतिक द्रव्यमान के इक्वल होना चाहिए। उपरोक्त से क्या स्पष्ट हो रहा है? r अधिक होने पर न्यूट्रॉन क्षरण की दर कम होती है। न्यूट्रॉन क्षरण की दर कम होती है। न्यूट्रॉन क्षरण की दर कम होती है। इसका अर्थ यह है कि विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान, इसका अर्थ यह है कि विखंडनीय पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा होना चाहिए। क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए, तभी विखंडनीय अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहेगी, यह समस्या नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, जो दूसरी समस्या है वो है न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या। न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या। न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या क्या है, समझ लीजिए कि जब श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो उससे उत्सर्जित जो न्यूट्रॉन है उनकी ऊर्जा काफी ज्यादा होती है दोस्तों। और जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है वो लगभग 0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कंप्लीट होती है। 0.02 से 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि न्यूट्रॉनों की ऊर्जा होती है तो विखंडन नाभिक का विखंडन होगा। लेकिन जब विखंडन से उत्सर्जित जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, काफी ज्यादा होती है। और ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक का विखंडन नहीं कर पाता, नाभिक में ही समाहित हो जाता है। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए जो न्यूट्रॉन है उनकी ऊर्जा को कम रखा जाता है, मंदकों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नाभिकीय विखंडन के लिए, नाभिकीय विखंडन के लिए, नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉनों की ऊर्जा, न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जबकि विखंडन से उत्सर्जित, विखंडन से उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, काफी ज्यादा होती है। इसलिए न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करने के लिए उनकी जो त्वरित गति है बहुत तेजी से होती है, ऊर्जा काफी ज्यादा होती है, तो उनकी गति को कम करने के लिए मंदकों का प्रयोग किया जाता है। तो इन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करने के लिए मंदकों का प्रयोग किया जाता है। मंदकों का प्रयोग
किया जाता है। मंदकों का प्रयोग किया जाता है। मंदक क्या करेंगे? जो न्यूट्रॉन है उसकी गति को कम कर देंगे, उसको मंदित कर देंगे, उसकी ऊर्जा को कम कर देंगे। जो मंदक हैं वो कौन कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं वो देखिए। भारी जल का प्रयोग किया जाता है, साधारण जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, बेरिलियम की छड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल, साधारण जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम का प्रयोग करके जो त्वरित न्यूट्रॉन होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी ऊर्जा को कम किया जाता है। तीसरी जो समस्या है वो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परग्रहण समस्या। न्यूट्रॉन परग्रहण, न्यूट्रॉन कैप्चर की जो प्रॉब्लम है, परग्रहण का मतलब है कैप्चर। न्यूट्रॉन परग्रहण समस्या कि जब ऊर्जा, न्यूट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा होती है तो जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक का विखंडन न करके नाभिक में ही समाहित हो जाता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो भी कैप्चर हो जाता है, आगे श्रृंखला अभिक्रिया जारी नहीं रह पाती। तो न्यूट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से, न्यूट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होने के कारण, की ऊर्जा अधिक होने के कारण न्यूट्रॉन नाभिक में समाहित हो जाते हैं, नाभिक में समाहित हो जाते हैं, अर्थात विखंडन नहीं होता, नाभिक के विखंडन नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो थी हमारे जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसको जारी रखने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आती है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो कितनी प्रकार की होती है। देखिए अब हम देखेंगे श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला जो प्रकार है वो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहा जाता है? कि ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया, ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जन की दर नियत रहती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है नाभिकीय भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके लिए K बराबर 1 होता है, जो गुणन कारक है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जन की दर नियत रहती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है नाभिकीय भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर। और यहां पर देखेंगे इसके लिए जो श्रृंखला अभिक्रिया है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, उसके लिए K बराबर 1 होता है, गुणन कारक 1 होता है। फिर हम देखेंगे यहां पर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो उसमें जो ऊर्जा उत्सर्जन की दर है वो यदि लगातार बढ़ती जाती है, हमारे हाथ में उसके ऊर्जा उत्सर्जन की दर नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होगा?
ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्सर्जन की दर, ऊर्जा उत्सर्जन की दर, ऊर्जा उत्सर्जन की दर त्वरित रूप से बढ़े, लगातार बढ़ती चली जाए, त्वरित रूप से बढ़े, कोमा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। और ये जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने रखते हैं, परमाणु बम। जो परमाणु बम है उसमें कंटिन्यू ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और इसके लिए जो गुणन कारक होता है, गुणन कारक के वो एक से बड़ा होता है, तभी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, गुणन कारक क्या होता है और श्रृंखला अभिक्रिया में कौन कौन सी समस्याएं आती है, और अंत में हमने देखा श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।